नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी सेना के जाने के बाद संकट में घिरे अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का ऐलान होगा। तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर इस सरकार का नेतृत्व करेगा। मिशन यूपी की शुरुआत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत को ऐतिहासिक बनाना नहीं चाहती। केरल सहित देश के कुछ राज्यों में स्थिति गंभीर होने की वजह से दूसरी लहर अभी भी कायम। कश्मीर घाटी में स्थित शांतिपूर्ण और नियंत्रण में होने वाले के कारण सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की मोबाइल टेलीफोन सेवाएं, फिक्स लाइन इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। दिल्ली में जल जमाव की समस्याओं से निजात पाने के लिए दिल्ली सरकार को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्लान बनाना होगा। अमेरिकी सेना के जाने के बाद संकट में घिरे अफगानिस्तान में आज तालिबान सरकार का ऐलान होगा। तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर इस सरकार का नेतृत्व करेगा। हालांकि नई सरकार का गठन शुक्रवार को होना था, लेकिन इसे एक दिन पहले ही टाल दिया गया। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने कहा, नई सरकार के गठन की घोषणा शनिवार को होगी। तालिबान सूत्रों ने बताया कि दोहा स्थित काबुल में राजनीतिक कार्यालय में चेयरमैन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को सरकार का प्रमुख बनाने की सार्वजनिक घोषणा जल्द ही होगी। मुल्ला बरादर के साथ तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब व शेर मोहम्मद अब्बास की सरकार में अहम भूमिका होगी। तालिबान के सूचना व संस्कृति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुफ्ती इनामुल्लाह सामगनी से कहा कि सभी शीर्ष नेता काबुल पहुंच चुके हैं और नई सरकार का ऐलान करने की तैयारी कर रहे हैं और अब मंत्रिमंडल को लेकर कुछ आवश्यक बातचीत हो रही है। मिशन यूपी की शुरुआत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत को ऐतिहासिक बनाना चाहता है। इसके लिए महापंचायत में देश भर 300 से ज्यादा सक्रिय संगठन शामिल होंगे, जिनमें करीब 60 किसान संगठन होंगे और अन्य कर्मचारी, मजदूर, छात्र, शिक्षक और रिटायर्ड अधिकारी, सामाजिक, महिला और आदि संगठन शामिल होंगे। किसानों के 40 संगठन अग्रणी भूमिका में रहेंगे, जबकि 20 संगठन पूरा सहयोग करेगा। महापंचायत में आने वाले के लिए अभी तक 22 राज्यों के प्रतिनिधियों से सहमति मिल चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा की मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत पर सरकार से लेकर विपक्षी दलों तक की नजर है। मोर्चा के सदस्यों को लगता है कि इस महापंचायत से कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन को नई दिशा मिलेगी। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल वहां किसान नेताओं ने पूरी व्यवस्था कर दी। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों के अनुसार पंजाब व हरियाणा के किसान संगठनों के नेताओं ने अपने साथ हजारों की संख्या में किसानों को लेकर आने का लक्ष्य तय किया। यूपी के बाहर से आने वाले किसान संगठनों के नेता व किसान 4 सितंबर की शाम तक मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे। केरल सहित देश के कुछ राज्यों में स्थिति गंभीर होने की वजह से दूसरी लहर अभी भी कायम है। ऐसे में इंसागोंग से बीते 3 सप्ताह को स्थिति को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक डेल्टा प्लस के मामले बीते 15 दिनों के दौरान न सिर्फ 6 गुना अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई, बल्कि अकेले डेल्टा स्वरूप से ही अब तक 13 म्यूटेशन हो चुके हैं और हर एक की पुष्टि भारत में हुई है। ऐसे सैंपल की पहचान करने में वैज्ञानिकों को कामयाबी मिल चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार 9 से 31 अगस्त के बीच 10,000 से अधिक सैंपल की जीनोम की गई, जिसमें एकमात्र डेल्टा प्लस 6 गुना बढ़ोतरी के साथ दर्ज किया गया। इसे लेकर इंसागोंग ने चिंता व्यक्त की और व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों से अपील करनी है कि वे कोरोना वायरस पर कतई भरोसा न करें। काफ़ी लोगों को लगता है कि वायरस अब शांत हो चुका है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर ऐसे साक्ष्य नहीं मिले। वायरस में लगातार बदलाव हो रहे हैं। इनमें से कौन सा म्यूटेशन आगामी दिनों में क्या असर दिखा सकता है, इसे किसी के पास इसके बारे में जानकारी नहीं है। वहीं 6 महीने पहले संक्रमित हुआ व्यक्ति फिर से कोरोना की चपेट में भी आ सकता है। कश्मीर घाटी में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में होने के कारण सभी दूरसंचार सेवाओं प्रदाताओं की मोबाइल टेलीफोन सेवाएं और फिक्स लाइन इंटरनेट सेवाएं 46 घंटों के बाद शुक्रवार रात 10 बजे बहाल कर दी गई। मोबाइल इंटरनेट सेवा आयोग रविवार को दोपहर में शुरू होगी। गौरतलब है कि कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के मद्देनजर एहतियात के तौर पर बुधवार रात BSNL के पोस्टपेड को छोड़कर सारी मोबाइल सेवाएं पूरी घाटी में बंद कर दी गई थी। BSNL के ब्रॉडबैंड और भारत फाइबर को छोड़कर फिक्स लाइन पर इंटरनेट और मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगाई थी। इस बीच दूसरे दिन शुक्रवार को भी कश्मीर घाटी में पाबंदियां जारी रही। मोबाइल सेवा तथा रेल सेवा ठप रही।
जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आवागमन भी लगातार दूसरे दिन बंद रहा। इससे रास्ते में हजारों वाहन फंसे हुए हैं। शुक्रवार को नमाज पढ़ते हुए काउंटाउन तथा आसपास के इलाकों में सुरक्षा तगड़ी रखी। गिलानी के हैदरपुरा स्थित आवास की ओर से जाने वाले रास्तों को सील रखा। अन्य इलाकों में बैरिकेड्स लगाए गए ताकि लोगों को आवाजाही नियंत्रित की जा सके। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद कश्मीर घाटी में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं और लोगों ने अधिकारियों के साथ सहयोग किया है। डीजीपी ने कहा कि हालात बिल्कुल नियंत्रण में हैं। पिछले 2 दिनों में एक भी अवांछित घटना नहीं हुई। लोगों ने सहयोग किया और सुरक्षा बल काफी संयम से काम कर रहा है। मैं हर जगह शांति बनाए रखने के लिए लोगों को बधाई देता हूं। जल्दी एक समीक्षा बैठक में संचार सेवाओं पर प्रतिबंध में ढील देने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मुझे लगता है कि हम जल्द ही इस मामले में बहाल कर देंगे। दिल्ली में जल जमाव की समस्याओं से निजात पाने के लिए दिल्ली सरकार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्लान बनाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार सभी एजेंसियों के साथ एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर जल भराव वाली जगहों को चिन्हित करने के बाद माइक्रो लेवल पर काम करने की योजना तैयार कर रही है। दिल्ली में जल जमाव की समस्या को लेकर शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहे। जल भराव से निजात पाने के लिए शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्लान तैयार करने की ठोस योजना तैयार करने की बात कही है। दिल्ली में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी संबंधित विभागों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस समस्या से निजात पाने के लिए दिल्ली में जल जमाव चिन्हित किया जाए और उस पर माइक्रो लेवल पर काम किया जाए। काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले के जान गंवाने वाले 6 बच्चों के परिवार ने अमेरिकी सेना में आईएस के अपने संबंधों को सबूत मांगे। अमेरिका कहता है कि उसने आईएस का साथ देने वाले पर यह हमला किया। अमेरिकी जनरल और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिल ने कहा कि ड्रोन हमले में मारे गए कुछ लोग आईएस का साथ दे रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा हमले में स्थानीय लोगों की मौत की जांच चल रही है। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई के दौरान एक वाहन में धमाका होने के कारण स्थानीय लोगों की जान गई। रमल अहमदी ने बताया कि भतीजे के साथ कार्टून देख रहा था। बड़ा भाई कार से आया तो 6 बच्चे हंसते हुए कार की तरफ दौड़े, तभी धमाका हुआ। धमाकों में 6 बच्चों के साथ मेरे परिवार के कुल 10 लोग मारे गए। अहमदी परिवार का कहना है कि कार में विस्फोटक था। इसका सबूत अमेरिकी सेना दे। 4 अहमदाबादी भाइयों ने 25 सदस्यीय परिवार में 10 लोग खत्म हो चुके हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। टेबल टेनिस स्टार मोनिका बत्रा ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप रॉय ने उन्हें मार्च में ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान एक मैच गंवाने के लिए कहा था और इसी वजह से टोक्यो ओलंपिक में अक्सर एक स्पर्धा में उन्होंने रॉय की मदद लेने से इनकार कर दिया। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए मनिका ने इस बात का पुरजोर खंडन किया कि रॉय की मदद लेने से इनकार करके उन्होंने खेल की शाख को नुकसान पहुंचाया। TTFI सूत्रों के अनुसार दुनिया के 56वें नंबर के खिलाड़ी मनिका बत्रा ने कहा, जिसने उन्हें मैच फिक्सिंग के लिए कहा था, अगर वह उनके साथ कोच के रूप में बैठे होते तो वह मैच पर फोकस नहीं कर पाती। मनिका ने आगे बताया कि आखिरी मिनट पर उनके दखल से पैदा होने वाले व्यवधान से बचने के अलावा राष्ट्रीय कोच के बिना खेलने के मेरे फैसले के पीछे एक और अधिक गंभीर वजह थी। राष्ट्रीय कोच ने मार्च 2021 के दोहा क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में मुझ पर दबाव बनाया कि उनके प्रशिक्षक खिलाफ मैच गंवा दूं ताकि वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सके। संक्षेप में मुझसे मैच फिक्सिंग के लिए कहा गया था। तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने का दावा किया।
समाचार एजेंसी की माने तो तालिबान के सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि तालिबान ने अब पंजशीर पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया। यहां तक तालिबान विरोधी गुट का कब्जा था। अब तक यहां अहमद मसूद गुट ने तालिबान के विरोध का झंडा थाम रखा था। एक तालिबान कमांडर ने दावा किया कि अब हमारा अफगानिस्तान पर पूरा नियंत्रण है, विरोधियों को हरा दिया गया है और अब पंजशीर हमारे कब्जे में है। हालांकि इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई। वहीं विरोधी लड़ाकों के एक नेता पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने देश छोड़कर जाने की खबरों को झूठा करार दिया। एक दिन पहले ही तालिबान के वरिष्ठ नेता आमिर खान मोताकी ने एक बार फिर पंजशीर के लड़ाकों को आत्मसमर्पण करने का न्योता दिया और कहा कि इस्लामी अमीरात और अफगानिस्तान सभी अफगानों के लिए हैं। लेकिन विपक्षी गुट की कमान संभाल रहे अहमद मसूद ने यह न्योता ठुकरा दिया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने दावा किया कि उनमें लड़ाकों ने पंजशीर घाटी में प्रवेश कर कई इलाकों पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने स्मृतिका न्यूज एजेंसी से बताया कि स्थानीय लड़ाकों को बेहद नुकसान उठाना पड़ा है। अब हम पंजशीर के मुख्य सड़क पर तक पहुंच चुके हैं और शोतुल जिला अपने कब्जे में कर लिया। हमारे महज 2 लड़ाकू ही घायल हुए हैं। गुजरात के जूनागढ़ जिले में सेना पर एक जवान को पुलिस कर्मियों द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अभी काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 पुलिसकर्मियों ने एक आर्मी जवान के डंडे से बुरी तरह पिटाई की। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सख्त कार्यवाही की गई। इसके तहत घटना में शामिल 2 पुलिस जवानों को सस्पेंड किया गया। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा, जिन 2 पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की गई उनके नाम राजेश बाधिया और चेतन मकवाना बताए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जूनागढ़ एसपी रवि तेजा थाने में अटैच कर दिया था। वह 29 अगस्त की रात का है। यह मनावदार तालुका के पद्दी गांव बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि 2 पुलिस वाले सेना के एक जवान को पूरी तरह से पीट रहे हैं। चीन बच्चों की ऑनलाइन गेमिंग से परेशान है। इस वजह से उसने ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों को दूर रखने के लिए नए नियम कड़े कर दिए हैं। 1 सितंबर से लागू नियमों के तहत अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकेंगे, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रोज सिर्फ 1 घंटा खेलेंगे। अगर सरकारी छुट्टी है तो वो दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। नए नियमों को लागू करने गेम कंपनियों की जिम्मेदारी होगी। अगर वह ये नियम लागू नहीं कर पाई तो उन्हें ही इसका जुर्माना चुकाना होगा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो गेम मार्केट है। पिछले कुछ वर्षों में बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत सरकार के साथ हर बड़े फोरम पर चर्चा का विषय बनी। कई बड़े शहरों में क्लिनिक भी बनाए गए। इन क्लिनिक्स में थेरेपी और मिलिट्री डील्स की मदद से बच्चों को गेमिंग की लत से दूर किया जाता था। चीन की वीडियो गेम को मंजूरी देने वाले रेगुलेटर नेशनल प्रेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि गेम्स की वजह से बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत खराब हो जाती है। मोबाइल या अन्य गैजेट्स पर 2 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। इससे बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। हाल ही में चीन सरकार ने प्राइवेट ट्यूशन लेने वाली कंपनियों पर इसी तरह से प्रतिबंध लगाए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। My life, my Lyra. न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रिटेन ने वैक्सीन के एडवाइजरी बॉडी JCVL से 12 से 15 साल के स्वस्थ बच्चों को
कोरोना का टीका लगाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इस समय दुनिया भर में बच्चों पर कोरोना के खतरे का अंदेशा जताया जा रहा है। भारत में भी माना जा रहा है कि अगली लहर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। ऐसे में ब्रिटेन में आया फैसला बच्चों के वैक्सीनेशन पर नई बहस शुरू कर सकता है। 12 से 15 साल के स्वस्थ बच्चों को वायरस से कम खतरा है। पैनल ने यह भी कहा है कि ऐसे 2 लाख और युवाओं को वैक्सीन दी जानी चाहिए जो किडनी, हार्ट और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। पैनल ने कहा कि कोरोना संक्रमित होने पर 10,000 में से एक बीमार बच्चे की हालत गंभीर होने का खतरा है। वहीं स्वस्थ बच्चों में यह 5 लाख में से एक बच्चे के साथ होगा। एक्सपर्ट पैनल ने सरकार के इस बारे में कहा कि कहीं और से सलाह लेने के लिए कहा जाता है। क्या स्कूलों में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन से ज़्यादा फायदा होंगे? इनमें से स्कूल खुले रहना और भविष्य में लॉकडाउन से बचना शामिल है। माना जा रहा है कि एजुकेशन सेक्रेटरी गेविन विलियम्स ने कई मंत्रियों की ओर से इस प्लान को हरी झंडी दिखाने के लिए पैनल पर भारी दबाव था। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद से ही महिलाओं पर अत्याचार की बातें जोर पकड़ने लगी, लेकिन तालिबान महिलाओं पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके चलते अफगान महिलाएं देश छोड़ने पर मजबूर हैं। इनमें महिला जज भी शामिल है जिन्होंने कभी तालिबानियों को सजा सुनाई थी और तालिबान के चलते खतरे में भी जी रही है और अपनी जान बचाने के लिए अपना देश छोड़कर भाग रही है। महिला जजों के अलावा कई महिला अफगान ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज भी अफगानिस्तान में फंसी हुई है। इनके ऊपर भी जान का खतरा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के कब्जे में वक्त तमाम कैदियों को जेल से रिहा कर दिया। अब वही महिला जजों के साथ वकील को ढूंढ रहे हैं। इन महिला जजों की संख्या 250 है जो अब चिंता में जी रही हैं। कहीं तालिबान उन्हें मार न डाले। वहीं महिला जज के साथ वकील ने भी दफ्तर जाना बंद कर दिया। वहीं अन्य लोगों ने भी जान के खतरे चलते बड़ी संख्या में देश छोड़कर भाग रहे हैं। इनमें महिला जजों की संख्या भी काफ़ी है और यहाँ से निकलने की जुगत लगा रही है। बीजेपी की अहम बैठक शनिवार को प्रदेश कार्यालय में होगी। इससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश पदाधिकारियों साथ मोर्चा प्रकोष्ठ के संयोजकों को टिप्स देंगे। राज्य सरकार ने ओबीसी समुदाय को सरकारी भर्तियों व परीक्षा में आरक्षण लागू कर दिया। इस वर्ग की 50% से ज्यादा आबादी तक सरकार के इस फैसले को पहुंचाने पर फोकस रहेगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर संगठन के कामकाज और पार्टी के आगे के तक कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी। प्रदेश संगठन में नई नियुक्ति के बाद 7वां मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ पदाधिकारियों के लिए पहली बैठक हो रही है। इधर भाजपा की आईटी विभाग व सोशल मीडिया विभाग ने संयोजकों व सह संयोजकों ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। पदभार के पश्चात संयोजकों ने सोशल मीडिया को लेकर आगामी माह की रणनीति विभाग के प्रभारी के साथ चर्चा की। आईटी सेल और सोशल मीडिया की टीम के साथ आगे की रणनीति पर भी बात होगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव जून माह की बैठक में सोशल मीडिया की टीम को आक्रामकता से विपक्षी दल के आरोपों का जवाब देने की नसीहत दी। सौ करोड़ की वसूली मामले में जांच करने वाली सीबीआई के हत्थे चढ़े उन्हीं के डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की गिरफ्तारी के बाद अब एक बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि तिवारी ने एक आईफोन 12 प्रो लेकर अनिल देशमुख की जांच रिपोर्ट लीक की। इस कथित जांच रिपोर्ट में अनिल देशमुख को क्लीन चिट दी गई। इस मामले में देशमुख के वकील आनंद दागा को अरेस्ट किया गया। सब इंस्पेक्टर ने 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के इस आईफोन को देशमुख के वकील आनंद डांगा से लिया था। माना जा रहा है कि डांगा ने मीडिया के एक हिस्से का काफी रिपोर्ट लीक की। लीक रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने देशमुख के खिलाफ जांच को बंद करने की सिफारिश करते हुए कहा कि उन्होंने कोई संशय अपराध नहीं किया। इसके बाद से दावा किया जा रहा है कि देशमुख के खेमे ने एजेंसी के अधिकारियों से संपर्क कर जांच करवाई थी। सीबीआई की ओर से बताया जाता है कि अभिषेक तिवारी अनिल देशमुख के खिलाफ चल रहे इस मामले की जांच के सिलसिले में पुणे गया। वहां जाकर वो देशमुख के वकील आनंद दागा से मिला और जांच से जुड़े अहम दस्तावेज उसे सौंप दिए गए। भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल और सिंहराज ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा SH1 में कमाल करते हुए 2 पदक जीते। मनीष ने जहां स्वर्ण पदक पर निशाना साधा, वहीं सिंहराज ने रजत पदक पर कब्जा किया। इससे पहले भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास ज्योतिराज SL4 सिंगल स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया के खिलाड़ी सेतियावान फ्रेडी को हराया। अब उनसे गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद की जा रही है। उससे पहले प्रमोद भगत पुरुष सिंगल में पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने सेमीफाइनल में जापान के खिलाड़ी डी फुजियारा के मात दी। प्रमोद ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जापानी खिलाड़ी को पदक पक्का दिलाया। इसके अलावा मनीष और सिंहराज की जोड़ी P4 निशानेबाजी स्पर्धा में फाइनल में पहुंच गई। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 11वां दिन भारतीय दृष्टिकोण से काफ़ी अहम है।
आज भारत के कई एथलीट शूटिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में अपनी चुनौतियां पेश करेंगे। इन खिलाड़ियों से पदक जीतने की उम्मीद की जा रही है। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल की SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक और तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। देश विदेश की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।